ये जो पेपर आपको हम सॉल्व कराने आ रहे हैं, ये पेपर पूरा का पूरा मॉडल पेपर है और इसके ऊपर में लिख लेना आप CU BCom ऑनर्स 2021 पूरा समझिए। तो 21 वाला पेपर हम लोग छाप दिए, 21 का पेपर हम लोग आपको सॉल्व कराए थे, वो 19-20 मिला के था बाबू, ठीक है। 21 का पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे। सॉल्व मतलब कि आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, एक एक वर्ड आपको समझाएंगे, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। बस अभी आंसर तो आप कहीं से भी इंजॉय कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बस समझे। और एंटरप्रेन्योरशिप का तो आंसर भी जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, बात नहीं देखिए, तो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे, देखिए पेपर निकालिए आप इसमें से, मॉडल पेपर सबको दिया गया प्रिंट आउट में। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफ द वेंचर इज एन एक्टिविटी ऑफ द, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पेंसिल या हाइलाइटर लेके हाईलाइट करिएगा। आपको हम 21 सॉल्व कराएंगे, आपको हम 19 सॉल्व कराएंगे, आपको हम 20 सॉल्व नहीं कराएंगे, 20 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, बस समझिए। 21 सॉल्व कराएंगे, 19 सॉल्व कराएंगे, 20 में कॉस्टिंग का पेपर, 20 का आपको कोई भी पेपर नहीं मिलेगा। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यू विल गेट क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 का पेपर मिलेगा और 2021 का पेपर मिलेगा, बात समझे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं, 18 मिलेगा तो 18 भी आपको भेज देंगे। 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, और भी उसके अलावा अलग से जो पेपर होगा बनाएंगे वो अलग। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफ द वेंचर इज एन एक्टिविटी। बोले स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो होता है वो कौन सा रिलेटेड, स्टेज से रिलेटेड है। स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना, ये प्लानिंग से रिलेटेड है, इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, कंट्रोल से रिलेटेड है, राइट। प्लानिंग होगा आंसर, हाईलाइट कर लीजिए, साथ साथ बोलिएगा आप, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भी आंसर को, प्लीज खाली बात में नहीं करेंगे। और देखिए, और 2-3 बच्चे आप लोग क्लास के अंदर आकर के मारापीटी करते हो, क्लास के अंदर ये मत किया करिए प्लीज, बात समझे। आप लोग बड़े हो, समझदार हो, ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए बस हेलो, ओवर मत करिए, बार बार बोल रहे। क्लास के अंदर आ गए तो चुप से बैठिए, बातचीत करिए ना, ऐसे करिएगा तो कैसे होगा। आसपास में बच्चे लोग बैठ के रहते हैं। देखिए बात बोल दिए, खत्म हो गया, आप आगे बढ़िए, फालतू का एक ही चीज रिपीट नहीं करना है। इसमें से कौन सा चीज फैमिली ओन्ड बिजनेस में होता, पढ़ाई थी आपको, बोला कौन सा चीज, बोला नहीं है, पहले पढ़ने दीजिए उसके बाद। बोला इसमें से कौन सा चीज फैमिली ओन्ड बिजनेस में कंफ्लिक्ट होता है, मतलब परिवार वाला अगर बिजनेस करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, पढ़े समझाने दीजिए। फैमिली को मैनेज करना, सिबलिंग का राइवलरी मतलब भाई बहन में झगड़ा, उसके बाद इनफॉर्मल अप्रोच, कोई अप्रोच पॉजिटिव नहीं है, और प्रीसेंस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप। अब देखो ये जो क्वेश्चन CU दिया था ना, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है, देखिए फैमिली बोला कौन सा कंफ्लिक्ट का कारण है, इसमें ना देखिए प्रॉब्लम नंबर B जो है वो कारण है, प्रॉब्लम नंबर C जो है वो कारण है, प्रॉब्लम नंबर D जो है वो भी कारण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में शायद में भी मिस्टेक होगा, क्वेश्चन में उसको देना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन, बस मेरे, तो आप नोट दे दीजिए, आप नोट दे दीजिए, आपका प्रिंट आउट है, नोट दे दीजिए, क्वेश्चन गलत है, नॉट द रीजन। या हो सकता है हम लोग का टाइपिंग करने में भी बंदा गलत कर दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर कंफ्लिक्ट। अब आंसर आ जाएगा, कौन सा रीजन नहीं है, बोलिए फैमिली ओरिएंटेड मैनेजमेंट। अगर परिवार को सही से मैनेज करिएगा तो प्रॉब्लम क्यों होगा, प्रॉब्लम उसके परिवार में जिसमें मैनेजमेंट सही नहीं है। चलिए एकदम ठंडा दिमाग से सुनिएगा, समझ लीजिएगा ना तो थोड़ा बहुत करके अपने भी कर पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें हर चैप्टर कवर्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 3, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट न्यू आइडियाज। जब आप नया नया आइडिया को जनरेट करते हो, डिस्कवर करते हो और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हो, सुनिएगा, आइडिया को जनरेट करना, नया आइडिया को जनरेट करना इनोवेशन होता है, और नया आइडिया को जनरेट करके रियलिटी में कन्वर्ट करना, इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं आप, वो क्रिएटिविटी। जितना पेपर का आंसर आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन समझना है और सुनना है, क्योंकि आप लोगों में जितने बच्चों ने इंटरनल एग्जाम दिया है, सारे बच्चों ने देखा होगा कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। कुछ बच्चों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से कर लिए, लेकिन अगर थोड़ा भी घुमा के देगा तो आपको दिक्कत होगा एग्जाम में, इसीलिए समझ लीजिए प्लीज, ठीक है बाबू। देखिए बोलिए बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द न्यू बिजनेस। यहां पर बोला है कि जब कोई इंसान या ग्रुप या फिर बिजनेस नया आइडिया को कन्वर्ट करता है, नया आइडिया को खोजता है और उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं बाबू, क्रिएटिविटी। समझ रहे ना क्या होगा आंसर, समझ जाएंगे, बस सॉल्व लिख दीजिए बाबू, क्रिएटिविटी। हाँ, हाईलाइट कर लीजिए या मार्क कर लीजिए, जो आपके पास गैजेट है उसको यूज करिए। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया बताइए, 4 नंबर में आइए, 5 में। इसमें से कौन सा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पढ़ाई था आपको, कौन सा रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है। इनोवेशन क्या है बताइए, इनोवेशन इज व्हाट, इनोवेशन इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, राइट। कोई बच्चा बोला आप लोग में से, इनोवेशन मतलब नया आइडिया को सोच करके उसको बिजनेस में अप्लाई करना।
4 का बाबू ए होगा। प्लीज क्वेश्चन पे मेरे साथ चलिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तो आपको एकदम फ्लो में रहिएगा। 5 में आइए, इसमें से कौन सा रिसोर्स 4 का ए होगा। बाबू सुन क्यों नहीं रहे एक बार में, 4 का ए साथ में चलिए ना मेरे साथ, आप समझ नहीं रहे, पेपर बहुत बड़ा है। 4 का ए साथ में चलिए ना बाबू, 4 का ए होगा कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, हो गया। 5 में चलिए, इसमें से कौन सा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का स्टेप नहीं है। आप लोग ट्राई करना, हम समझाते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का स्टेप नहीं है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स को खोजना, रिसोर्स को वेस्ट करना, या रिसोर्स को प्रोवाइडर को खोजना। बताइए क्या हो सकता है। डिस्पोजल ऑफ रिसोर्स, वेरी गुड, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रिसोर्स। क्वेश्चन समझ जा रहे तो आंसर आया रहा, देखिए सी, आंसर सी होगा बाबू, क्या होगा सी। उसके बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश lies in the fact that this activity triggers an entrepreneur spark and arouse interest in the entrepreneurship among individuals. Motivation. स्टिमुलेशन मतलब ही मोटिवेट करना होता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन का एलिमेंट हो गया स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन इज द प्रोसेस टू मोटिवेट समवन। उसका देखिए कितना नंबर में, तो बताइए। फ्रेंच वर्ड ऑन्ट्रेप्रेन्योर किससे आया है। ऑन्ट्रेप्रेन्योर, यस, ऑन्ट्रेप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, देखिए ऑन्ट्रे एंड पॉइंट, क्या बोला बाबू, ऑन्ट्रे एंड पॉइंट। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है ऑन्ट्रे और एक क्या बाबू, पॉइंट। ऑन्ट्रे पॉइंट का मतलब होता है बिटवीन एंड टू टेक, क्यों क्या। उसके बाद इसमें से कौन सा ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप का एलिमेंट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड, राइट। एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जो एपेक्स बैंक है, आंसर होगा सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म कोई बताइएगा। देखिए कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, हम सिडबी बोले आप एसएससी में मार दे रहे हो। सिडबी बोले, सिडबी पहला वाला है। कौन बताइएगा फुल फॉर्म सिडबी का, हाथ उठा के जवाब दीजिए। सिडबी का फुल फॉर्म, हु वांट्स टू से फुल फॉर्म बताइए, बोलिए सतीश। वेरी गुड बाबू, वहां पर लिख लीजिए जिनको याद नहीं, बाद में रिवीजन में आपको भी काम आएगा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं ना जो डायरेक्ट नया बिजनेस में, अमीर लोग, आप लोग जैसे अमीर लोग, जो लोग डायरेक्ट किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, छोटा छोटा बिजनेस में, उसको बोलते हैं बाबू एंजल इन्वेस्टर। ध्यान से सुनिएगा, एंजल इन्वेस्टर सीयू का फेवरेट है, घुरा फिरा के दे ही देगा क्वेश्चन में। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो मान लीजिए कोई स्टार्टअप बिजनेस, कोई बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें पैसा लगाने में हेल्प किया। ऑप्शन सी होगा, पढ़िए ना कोई ऑप्शन को एक बार। A wealthy individual who invests directly to startup। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन रीडिंग करने में भी ना कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओ, क्यों कंफ्यूजन होगा कि हम लोग एक साथ देते हैं ना ऑप्शन, लेकिन जब आप सीयू में एग्जाम देने जाएंगे तो ABCD करके देगा, तो क्वेश्चन को ना ब्रेक कर करके बार बार बढ़िया से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार रीडिंग मारिएगा एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन को, उसके बाद टिक मारिएगा, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन आपको एक जैसा ही लगेगा। ये इसको ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ए कंप्लीट, ग्रुप बी में आइए। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है, ग्रुप बी में पूछा है, जो स्पॉनिंग ऑफ न्यू इंटरप्राइज, नया इंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए, स्पॉन करने के लिए, मूव अप करने के लिए जरूरी है। ऑल ऑफ दिस, तीनों रिसोर्स पढ़ाए थे, डिस्कस किए थे क्लास में। असल जितना पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उतना एडवांटेज होगा। हो गया बाबू। उसके बाद, व्हाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। एक नया, रुक जाइए, बोलना नहीं है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप क्यों फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से मिल सकता है, टू एसेस द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर, वेंचर को कैसे, वेंचर सही है या नहीं है, लैंग्वेज समझिए ना प्लीज। वायबिलिटी मतलब वेंचर सही है कि नहीं है, एक्सपेक्टेड सेल कितना सेल हो सकता है, और पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए आप फिजिबिलिटी स्टडी करोगे। तो व्हाई वुड यू कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। एक बार रुकिए, हम ऑप्शन पढ़ के सुना देते हैं। पहला, कहां से पैसा आएगा, इसके लिए। वेंचर सही है या नहीं है, इसको जानने के लिए। वेंचर, आप जो वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, ये सही है कि नहीं है, इसको जानने के लिए। टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल, सेल कितना होगा, ये जानने के लिए। टू एक्सप्लोर पोटेंशियल रिसोर्स, कहां से रिसोर्स आएगा, इसको जानने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, आप देखो सुन के ये ऑप्शन सुन के क्या लग रहा है, इसमें ना लगभग ज्यादातर आंसर सही लग रहा है। सुनिए, बोलिए मत,
ज़्यादातर आंसर सही लग रहा। अब यहाँ पर क्या सही होगा, कोई ट्राई करना चाहेगा? ABCD में कौन सा? ऑप्शन बी, टू असेस द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब भी ऐसा हो जो सबसे सही आंसर होगा उसमें आप टिक करेंगे। उसके बाद बाबू बात एक आंसर के बाद इतना रिएक्ट करिए तो कैसे सॉल्व कराएंगे आप? कैसे बताएं? आप समझ नहीं मांग रहे हो या समझ पा नहीं रहे हो शायद, या हम आपको समझा नहीं पा रहे। देखिए तीसरा पेपर पे ध्यान दीजिए ना। अगला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरियाज में क्या क्या होता है? यूनिक इकोनॉमिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं। SEZ बोलते हैं उसको। SEZ का मतलब पढ़ाई भी थे पहले भी डिस्कस किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है बताइए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है जहां पर एक स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन होगा, स्पेसिफिक सिस्टम होगा, स्पेसिफिक प्रोसेस होगा। तो आंसर क्या होगा बताइए? ए, राइट, विच आर यूनिक इकोनॉमिक रूल्स, इकोनॉमिक रेगुलेशंस एंड लॉज। 14 नंबर क्वेश्चन पहले भी किए हम लोग। रेस ट्रैक लेआउट इज नोन एज लूप लेआउट, लूप लेआउट। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ नजर आ रहा। देखिए उसके बाद कितना नंबर बाबू? इसमें से कौन सा बिजनेस प्लान नहीं है? कौन सा बिजनेस प्लान नहीं है? बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बात नहीं बाबू प्लीज। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मार्केट एनालिसिस, प्लान ऑफ ऑपरेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। चलो हम एक मिनट, हम आपको ये समझाते नहीं, आप बताओ कौन सा नहीं है बिजनेस प्लान? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है बिजनेस के प्लान में, वो स्टाफिंग का पार्ट होता है। ये वाला बताइए, प्रिसाइज थिंकिंग इज कितना नंबर में? 16 वाला देखिए, आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैपिंग। बिजनेस प्रोसेस मैपिंग का राइट स्टेप कौन सा है बताइए? ABCD बताइए। बी होगा, बी। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पिछला पेपर वाला ही है, 2 4 5 क्वेश्चन ही नया है। प्रोसेस बी, बी समझ नहीं आ रहा कौन सा बी है ना, इतना बड़ा ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द गोल, हम बता रहे हैं आइडेंटिफाई द गोल, प्लानिंग एंड मैपिंग द प्रोसेस, सेटिंग अप द एक्शन, स्टेक होल्डर्स टेस्टिंग, इंप्लीमेंटिंग द प्रोसेस, मॉनिटरिंग द रिजल्ट, रेप्लिकेट। उसके बाद रेप्लिकेट मतलब कॉपी, रिपीट। उसके बाद कितना नंबर बाबू? एज पर MSMED एक्ट। MSMED का फुल फॉर्म बताइए, हाथ उठा के बताइए, ऐसे मत बोले, वो गिनाइए मत। कौन बताइएगा? सतीश बोलो। यस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। जिनको नहीं होगा अपना रिवीजन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, MSMED का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट जो कि आया था आपका 2006 में। ये भी याद कर लीजिएगा कि MSMED कौन से ईयर में आया था, तो 2006। और बोला है MSMED के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उसको छोटा बिजनेस कब बोलेंगे बताइए? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। वेरी गुड, 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए। स्मॉल वही होता है, देखो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो उसमें 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। उसके बाद इसमें से कौन सा ग्राहम वॉल्स के हिसाब से, ग्राहम वॉल्स के हिसाब से इसमें से कौन सा जो है वो थ्योरी है बताइए? तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम वॉल इसमें से कौन सा जो है वो बिजनेस का प्रोसेस है बताइए? पहले भी किए, बताइए। आइडिया जनरेशन, जर्मिनेशन। तो अच्छा आप बताइए, छोड़िए हम नहीं बोलेंगे, बोलिए ना कौन सा? आइडिया जनरेशन। देखिए ए होगा आंसर, राइट राइट। आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन पहले भी किए हैं। अब लोग याद नहीं करते मॉडल पेपर, पहले भी मॉडल पेपर में इसमें ज्यादातर क्वेश्चन था, तो प्लीज मॉडल पेपर को याद करिए, सब ईयरली क्वेश्चन ही रहता बाबू। अगले दिन जब आप आओगे ना तो याद करके आना। हम जैसे इको में जो मॉडल पेपर दिए थे उससे क्वेश्चन पूछेंगे। आइडिया जनरेट करना वो खाली स्टैंडर्ड वर्ड है, इन लोगों का मीनिंग सिंपल ही रहता है, लैंग्वेज इसका स्टैंडर्ड है। आस्ते कितना नंबर बाबू?
इसमें से कौन सा लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना, मार्केट नियर बाय होना, प्रॉफिट का होना, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। मार्केट सिलेक्शन के लिए प्रॉफिट का कोई खास रोल नहीं है। अब एक्चुअली ये सीयू का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आप गलती नहीं निकाल सकते, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आपको करना होगा। उसके बाद कितना नंबर बाबू? ये बताइए, ये भी पढ़ाए थे, प्रिसाइज थिंकिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे नहीं, गलत बोल दिए। क्वेश्चन में क्या बोला देखने दीजिए हमको भी। क्वेश्चन बोला प्रिसाइज थिंकिंग को आप क्या बोलते हो? जब कोई चीज को आप प्रिसाइजली सोचोगे। आपको हम क्या पढ़े थे? एक होता है मल्टीपल थिंकिंग, वो एक बार में 50 चीज सोच रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हो, किसी और चीज के बारे में भी सोच रहे, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है आपका। आप प्रिसाइज थिंकिंग मतलब एक ही चीज के बारे में सोच रहे, मतलब कन्वर्जेंट। प्रिसाइज का आंसर कन्वर्जेंट होगा। कुछ बच्चे डाइवर्जेंट बोले थे। अच्छा ठीक कर लीजिए प्लीज। उसके बाद कितना नंबर बाबू? आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म तो बताना होगा। इंडियन, देखिए कौन बताओगे? बताओ, हाथ उठा के जवाब दो, कौन बोलोगे? सतीश बोलो। वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खोजिए बाबू ऑप्शन में। आप खाली एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं ना पढ़ रहे बाबू। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खोजिए उसमें सी। अब ऑप्शन तो खोजिए कम से कम। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रिसाइज थिंकिंग का कन्वर्जेंट होगा साहिल। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए 5 नंबर देखिए। टू इंक्रीज, बात में बाबू प्लीज बात मत करिए, बार बार बोल रहे। द इंक्रीज इन डोमेस्टिक बिजनेस, ये नया है। द इंक्रीज इन डोमेस्टिक बिजनेस हैज अकर्ड फॉर सेवरल रीजन इन रिसेंट टाइम। बोला डोमेस्टिक बिजनेस इतना क्यों इंडिया में बढ़ गया? यूज ऑफ इंटरनेट, ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ये सब डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है सब। यूज ऑफ इंटरनेट, इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट। बाबू इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पेपर पे ध्यान रखिए, बार बार बताएंगे तो कितना आवाज होगा। यूज ऑफ इंटरनेट, आप पेपर में फ्लो में चलिए ना, आप और इधर उधर ध्यान को दे रहे। 23 क्या है बताइए? द स्टेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन, वो कौन सा स्टेज है जहां पे आप ड्यूटी देते हो? उसको जब ड्यूटी किसी को दोगे इसको क्या बोलोगे? ए बी सी डी, कौन बताइएगा? हाथ उठा के जवाब दीजिए, कौन बताइएगा? बोलिए बोलिए आप। यस, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को बांटना, सेंट्रलाइज मतलब पावर एक ही है। देखो एक तरह से ये है बहुत इजी, इसका क्वेश्चन ही समझना मेन टास्क है। क्वेश्चन आप समझ आ रहे तो पता चल जाए इसका आंसर ये होगा। उसके बाद द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हो, इसको क्या बोलोगे बताओ? लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग, बात नहीं। कितना पॉइंट हो गया बताइए? लास्ट क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट जाएगा, फिर एथिक्स में जाएंगे। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर, फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए? फिक्स एसेट के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, डे टू डे को सपोर्ट करने, बोथ ए एंड बी। डे टू डे को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, हम साथ साथ बताते यार। डे टू डे को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, और फिक्स बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए। तो डे टू डे एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए ना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। और बोलिए आप। नहीं, फंड मतलब सोर्सेज ऑफ मनी, जहां जहां से पैसा आता है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। स्नेहा कितना बात करिएगा बाबू, कितना बात करे क्लास में, मत करिए ना। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स एसेट में लगाते हो क्या बाबू? फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी दे सकता है। तो आपको उससे रिलेटेड पार्ट भी हम आपको समझाते जा रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से ना। और आज जाकर के आज का टारगेट आपका ये रहेगा कि पेपर हमको पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एथिक्स में आइए। प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज? यस, नॉर्मेटिव एथिक्स। उसके बाद
जस्टिस अप्रोच इज एन अप्रोच ऑफ, बोला है जस्टिस अप्रोच जो है वो क्या, ये नया क्वेश्चन आ गया, बीच में एक तो नया आ जा रहा। जस्टिस अप्रोच किससे रिलेटेड है, ऑब्लिगेशन से, इक्विटी से, डिएंटोलॉजिकल से और या फिर टेलियोलॉजिकल से। तो जस्टिस अप्रोच ये किससे रिलेटेड है बताइए, ऑब्लिगेशन, इक्विटी, डेंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल। तो इसका आंसर होगा ऑब्लिगेशन, राइट, ऑब्लिगेशन थ्योरीज। क्या जी, हाँ, जस्टिस मतलब आस्ते, जस्टिस मतलब आपको जो कोई भी चीज़ का जो डिसीजन मिलता है, जैसे सीयू के लिए बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, सीयू का एग्जाम ऑनलाइन होगा, बच्चे लोग का बोलना है कि सीयू हम लोग के साथ जस्टिस नहीं किया है, तो ये ऑब्लिगेशन अप्रोच में चला जाएगा। कौन सा अप्रोच में, ऑब्लिगेशन। देखिए डेंटोलॉजिकल में पढ़ाई थे आपको कि जहां पर डिटेल में जब हम लोग एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं वो डेंटोलॉजिकल अप्रोच में चला जाता है। इधर आई, इसमें विच मोरल सीक्स टू ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वो कौन सा अप्रोच है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में हम लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यूटिलिटेरिज्म। देखिए उसके बाद बात में बाबू, द प्रोसेस वेयर अ पर्सन इन्फॉर्म ऑन अनदर और मेक पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन और रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड विशल ब्लोइंग, राइट। जब गलत चीजों को रिपोर्ट करते हैं उसको विशल ब्लोइंग कहते हैं। अच्छा, अ कंपनी रिक्वायर्ड, बात नहीं, अ कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक CSR, CS कितना, CSR कितना परसेंट, 2%। पढ़ाई थे ये वाला CSR वाला। इसमें से कौन सा मार्केटिंग से रिलेटेड सीरियस मैटर है, जो मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, एथिकल प्रॉब्लम है, गलत एडवर्टाइजमेंट करना, प्राइस गॉजिंग करना। प्राइस गॉजिंग पढ़ाई था आपको क्लास में, किसी को याद है प्राइस गॉजिंग, बताइए। जब आप जितना रेट है उसका उससे एक्सेस चार्ज करते हैं उसको प्राइस गॉजिंग बोलते हैं, गलत तरीका से प्राइस चार्ज करना। फ्रॉड एसेट वैल्यूएशन, ये अकाउंट से रिलेटेड हो गया। प्राइवेसी ऑफ एम्प्लॉई HRM से रिलेटेड हो गया। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉई ये HRM से रिलेटेड हो गया। इसका आंसर होगा ए वाला, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस गॉजिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड यही है। उसके बाद आइए 32 बाद में अब डैश इज द स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, वो कौन सा स्टेटमेंट है बिजनेस का जो गाइड करता है, डैश इज द स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस विच गाइड द एम्प्लॉइज दैट डिफाइंस एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। वर्कर को कैसे भी, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, वेरी गुड, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, बस कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स बोला। कौन सा ऐसा लाइन है इसमें से जो वर्कर के बिहेवियर को गाइड करता है, वर्कर को क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। तो द चैलेंज इज नॉट इन द आंसर, द चैलेंज इज इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में चैलेंज है। ऊपर से अगर ओल्ड पैटर्न में आपका, ये तो नया पैटर्न में पेपर है, तो इसमें क्या है देखो ना, ग्रुप बी में 10 क्वेश्चन है, 5 करना है। लेकिन अगर ओल्ड पैटर्न में, जो कि 6 जुलाई को आपको हम कंफर्म कर देंगे कि कौन सा पैटर्न में पेपर आएगा, देखिए अगर आपका ओल्ड पैटर्न में पेपर आता है तो उस केस में बहुत टफ हो जाता है पेपर। क्यों? आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा 1 into 20, 2 into 30, 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आपको कंपलसरी। आ रहा तो करिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, ऐसा पेपर आएगा ओल्ड पैटर्न वाला। तो ओल्ड पैटर्न वाला इज वेरी टफ। क्यों टफ है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि आपको 20 में 20 करना रहेगा, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, या करिएगा तो नेगेटिव मार्किंग हो, गलत सलत करिएगा तो। इस वाला पैटर्न में क्या है, 10 में से 5 तो आ ही जाएगा। कितना भी टफ रहता है पेपर तो 5-10 में से ये पेपर टफ है बहुत, 2021 का ऑनर्स वाला। लेकिन इसके 2 फैक्टर है, पहला तो ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो बच्चे लोग को टीचर आंसर भेजिए। दूसरा बेनिफिट ये था कि आपका अगर स्टूडेंट खुद भी मान लीजिए ऐसा पेपर आप करते हैं, 10 में से 5 तो मान लीजिए थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, 1-8 गलत भी हुआ तो 4 तो कम से कम सही हो ही जाएगा। ये एक चांसेस बेनिफिट रहता है, यही एक नुकसान है। 6 जुलाई को आपको हम कंफर्म बताएंगे कि कौन सा पैटर्न में पेपर आएगा, ओल्ड पैटर्न में या नया पैटर्न में, क्योंकि वो अभी तक सीयू क्लैरिफाई नहीं किया। कितना नंबर बाबू? 33। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एंड सोशल साइंस। उसके बाद द बिलीफ पोसेस्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट of an organization about the way of conducting the operation of the business and employee is termed as corporate culture. उसके बाद dash may be defined as बात नहीं बाबू, enhancement of long term shareholder value while at the same time protecting the interest of the other shareholder। बोला वो कौन सा चीज है जहां पे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर के वैल्यू को बढ़ाते हैं हम लोग
और एट द सेम टाइम हम लोग ये कोशिश करते हैं, कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। बिजनेस एथिक्स, कल्चरल रिलेटिविस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बताइए क्या होगा, बताइए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लास्ट में पढ़ाए थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी कैसे चलेगा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। हाँ, बहुत, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन बाबू। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है? फर्क बहुत है। जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहे, मेरा कंपनी है, आप कंपनी में पैसा लगाए, तो आप पैसा लगा के आप क्या बन जाते हो? शेयर होल्डर। बट कोई मान लीजिए, देखिए, बट कोई अगर डेटर है वो स्टेक होल्डर, क्रेडिटर है स्टेक होल्डर। इसका मतलब क्या? शेयर होल्डर मतलब द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड द मनी, बट द स्टेक होल्डर रेफर्स टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सीयू में आप एग्जाम दे रहे हो, अगर ऐसे तो सीयू पैसा लिया ना एग्जाम देने का पैसा, तो आप एक तरह से शेयर होल्डर हो गए, मान लीजिए, एक तरह से समझने के लिए, एक तरह शेयर होल्डर का डेफिनेशन मतलब कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो आप शेयर होल्डर, आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है कंपनी में, लेकिन मेरा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हम स्टेक होल्डर हो गए। आपके माता पिताजी स्टेक होल्डर हो गए, आपका भाई बहन स्टेक होल्डर हो गया। बात समझे? जिससे बुक पब्लिश करवाता है सीयू वाले लोग, वो लोग स्टेक होल्डर हो गए। कोचिंग हम आपको पढ़ा रहे, जैसे कोचिंग में मान लीजिए आप पैसा, कोचिंग में कोई बच्चा एसी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो एसी का पैसा दे दिया, तो वो हो गया शेयर होल्डर। लेकिन स्टेक होल्डर कौन? हर वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपसे, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। स्टेक होल्डर कैन बी डेटर, क्रेडिटर, कस्टमर्स, कैन बी गवर्नमेंट। तो स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, बट शेयर होल्डर वही होता है जो पैसा देता है। ठीक है बाबू, कितना पॉइंट बोलिए? अब ग्रुप बी में चलिए। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है? बिजनेस एथिक्स, लॉ एंड रेगुलेशन दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड, मूव्स वैल्यूज, देखो, मूव्स वैल्यूज, कस्टम्स दैट गाइड द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। या उसके बाद मोरल प्रिंसिपल्स, उसके देखिए, moral principle and standard that guide behavior in the world of the business, the obligation business assume to maximize their positive impact and minimize their negative impact of the society। क्या लग रहा है? ABCD, सी होगा आंसर, सी। moral principle and standard that guide behavior in the world of business। देखिए ना, सब ऑप्शन एक जैसे ही लग रहा था। इतना बड़ा इंग्लिश है ना, बच्चा आधा पढ़ के लेते बाबा छोड़ दे, स्टूडेंट आधा करके लेते छोड़ के हटाओ। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, पूरा पढ़िएगा क्वेश्चन को, और एकदम इसे ऐसे ही पेपर आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, नंबर क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस रहेगा, पैटर्न ऐसे रहेगा, इसी स्टैंडर्ड का पेपर आएगा। देखिए, डैश इज द टेक्निक used by the company and financial management to manipulate financial statement and report to show more favorable result for a period। यस, विंडो ड्रेसिंग हमने पढ़ाया था कि जब आपका जो पोजीशन है उससे अगर आप बेटर दिखाते हो, इसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विंडो ड्रेसिंग। हाँ, ओके फाइन, एक मिनट बाबू। और एक कॉन्सेप्ट था, जैसे बच्चे ने पूछा कि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग भी पढ़ाए थे, वो एक बार बता दीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या बोली? तो जब कंपनी का इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग कोई चीज डिस्कस करें क्लास के बीच में, जो हमने सिर्फ आपको बताया, हमने विश्वास किया कि आप किसी और को नहीं बोलोगे, और आपने जाकर के बाहर के लोगों को बता दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज करके जब कोई शेयर खरीदता है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। कंपनी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज करके जब कोई इंफॉर्मेशन को यूज करके जब कोई शेयर खरीदता है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और जब कंपनी का बात, कंपनी का अंदर से कोई पिनबाजी कर दिया, विसल ब्लोइंग, क्या हो गया बाबू? विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग हो गया। पिनबाज को क्या बोलेगा? विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोइंग। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग मतलब जो आपका पोजीशन है उससे बेटर दिखाने। तीनों में से एक तो क्वेश्चन में रहने का चांसेस है। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब बेटर देन व्हाट यू आर, आप हो कुछ और, दिखा रहे कुछ और, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब आइए, इंटरनल ऑडिट अलग चीज, ऑडिट 5 में पढ़ोगे आप। इंटरनल ऑडिट मतलब जब आप कंपनी के लोगों से कंपनी का अकाउंट्स को चेक करवाते हो, ये हो गया इंटरनल ऑडिट। ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। बहु बात नहीं प्लीज। उसके बाद डैश इज द टेक्निक यूज्ड बाय द कंपनी एंड इट्स ये हो गया। डैश इज द मोरल सिचुएशन इन विच चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन द टू अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव। ये तो फेवरेट हो गया हम लोग का, डिलेमा। डिलेमा क्या बोले बाबू? बस एक ही बार डिलेमा होगा। अब आइए, प्लीज अपना पेपर संभाल के रखिएगा, अपना पेपर किसी को मत दीजिएगा, और पेपर से ही पढ़ाई करें। किसी को दीजिएगा मतलब जीरोक्स करा नहीं दीजिएगा। ये नहीं कि अपना पढ़े नहीं, दूसरा दोस्त को बोले तुम ले लो, हम बाद में पढ़ेंगे। तो अपना पहले पढ़िएगा। प्रिंट आउट दिए आपको क्योंकि आंसर हाईलाइटेड करके दिए, आप इसको याद करिए खुद से।
पहले अपने पढ़े ना, दूसरे को हेल्प, समाज सेवा करने का। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद को सुधारिए, पहले अपना पढ़ लीजिए, तब किसी दोस्त को प्रिंट आउट दीजिएगा। बात समझिए, क्योंकि हमको पता है बहुत जन मांगेगा आपसे। देखिए एथिक्स का डिमांड ज़्यादा है। आइए अगला पॉइंट में, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, विच, इसमें से कौन सा कमिटी ऐसा है, कौन सा कंपनी ऐसा है जिसको CSR मेंटेन करने का दरकार नहीं। हम आप लोग के ऊपर छोड़ दिया, आप लोग बताइए आंसर, ये हम कराए थे। अच्छा आप बच्चे कितना अच्छा होता है भैया, अगर हम एग्जाम देते तो स्किप कर देते, वेरी गुड। अगर नहीं आएगा तो स्किप कर देते, नहीं, नाइस एटीट्यूड, वेरी गुड। इसके लिए भी इनके लिए एक बार ताली होना चाहिए, ताली हमारी बच्ची के लिए। देखिए बस हो गया, ये आपको नहीं आपको, आप लोग का एग्जाम हुआ नहीं, सुनो सेम वन हुआ नहीं, सुनो सेम वन हुआ नहीं, 2 हुआ नहीं, 3 नहीं हुआ, कभी ये सब बात बताने का मौका नहीं मिला। और पहला और लास्ट बात नहीं बाबू, फर्स्ट एंड लास्ट MCQ आप दे रहे हो। प्लीज कोई भी, देखिए मजाक में बहुत अच्छा बात बच्ची याद दिला दी, कोई भी छोटा गलती नहीं करेंगे। आप कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा उसको आप स्किप मार देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत करने जाओगे तो आपका मार्क्स नेगेटिव। और जैसे कि इस पेपर के हिसाब से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का 25% आपका जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, इसीलिए स्किप मार देना अगर नहीं आएगा तो। वैसे आंसर होगा डी वाला, वो भी चला जाएगा। कंपनीज विद नेट लॉस वाला आंसर होगा, नेट लॉस होने से कमिटी बनाने का दरकार नहीं, ऑप्शन डी। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए, 40 में चलिए, 39 हो गया ना। That state that an act is not good morally can lead to something good and focus on the intention associated with the behavior। बोले वो कौन सा चीज है जो कहता है कि अगर कोई चीज सही नहीं है तो इसका इफेक्ट जो है वो, आप देखो कोई चीज सही नहीं है, कैन लीड टू समथिंग गुड एंड फोकस ऑन इंटेंशन एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। देखिए बोला आपका, इसमें बोला गया कि वो कौन सा चीज है जो बताता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन क्या होगा वो जीवन में आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। बहुत बार कुछ आप गलत करते हो लेकिन वो सही हो जाता है, सही करते हो गलत हो जाता है। तो आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि व्हाट इज योर इंटेंशन। कोई बताओ कि कौन सा अप्रोच होगा? डेंटोलॉजिकल अप्रोच। पिछला पेपर में भी था ये सब क्वेश्चन। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन सेम ही था पिछला पेपर वाला, ठीक ही बोले। अगला है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं हो, द नॉर्म्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये वाला बताई थे उस दिन, थैंक यू, 1 मार्क्स मिल गया, 3 मार्क्स मिल गया। क्लॉज 49 लास्ट क्लास में ये पढ़े थे। द गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस डिफाइनिंग द एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के लिए जो गाइडलाइंस होता है उसको क्या बोलते हैं? यस, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। उसका देखिए, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड वैल्यू। वैल्यू का मतलब, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? वैल्यू का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वैल्यू, द वर्ड वैल्यू इज, कितना नंबर क्वेश्चन में बाबू? यस, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, राइट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। देखिए 44 में आइए, वो कौन सा शब्द है जो बताता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगा? क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर, एक दूसरे को समझना, इसी को तो क्रॉस कल्चर बोलते हैं। देखिए कितना नंबर बाबू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनएथिकल। इसमें से कौन सा गलत नहीं है? इसमें से कौन सा गलत, सॉरी, द यूनिवर्सल एप्लीकेशन फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस, यूनिवर्सल, ये तो पढ़ाए थे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है, उसी को तो यूनिवर्सल बोलते हैं। ऑप्शन कितना होगा बताइए? बोला है क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस सेवरल कंट्रीज एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बी होगा आंसर, बी। आप जब पढ़ने बैठना है ना, सुनो, और जब आप पढ़ने बैठोगे सारा ऑप्शन रीडिंग मत करना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट हाईलाइट कर लियो क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर। सी का मतलब है टॉप मैनेजमेंट शुड नॉट मेंटेन एनी सीक्रेसी। टॉप मैनेजमेंट सीक्रेसी नहीं मेंटेन करेगा, सारा इंफॉर्मेशन सबको बताएगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब जो हर जगह अप्लाइड होता है,
जो हर क्लास 12 में पढ़े थे, परिवेशिव क्या है, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा टाइप जहां पर ये अप्लाई नहीं होता, हर जगह अप्लाई होता है। 46 में आइए, बात नहीं, इसमें से कौन सा अनएथिकल बिहेवियर नहीं है, कौन सा अनएथिकल बिहेवियर नहीं है? क्रिएटिंग स्प्लिट इन द यूनियन, को बंटवारा करवा दिए, वो ये अनएथिकल है, गलत किया आप। फिर फेक कास्ट सर्टिफिकेट देके जॉब लियो, गलत किया आप। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेंटेन करना, सही है। कौन, क्वेश्चन को समझिए सही से, बोला कौन सा नहीं है, कौन सा सही है? इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट जो है किस चीज का एथिकल इश्यूज को सॉल्व करता है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस। कौन सा? 46 इससे ऊपर वाला बताया बाबू। हाँ 46, हाँ बोला है कौन सा अनएथिकल नहीं है, मतलब कौन सा गलत व्यवहार नहीं है, कौन सा, समझे बाबू? तो जैसे यूनियन में बंटवारा करवाना धर्म के आधार पर, जैसे हम लोग क्लास में कितना अच्छा पढ़ रहे, अभी कोई मान लीजिए हम लोग क्लास को धर्म, जाति, ये सब के आधार पर बांटने लगेगा, तो ये गलत हो गया, अनएथिकल हो गया। उसके बाद फेक सर्टिफिकेट दिखा करके जॉब लेना गलत है। और एक अच्छा माहौल को मेंटेन करना, सेफ्टी मेंटेन करना, हेल्दी एनवायरनमेंट, ये सही है। और उसके बाद बोला बायस्ड एटीट्यूड, आप किसी एक के प्रति बायस्ड हो, उसको मानते हो, ये हो गया बायस्ड एटीट्यूड, तो ऑप्शन सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट किसका प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंट्स में जब आप सेम 5 में ऑडिट बोल के एक सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे सब वर्ड, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। लेकिन उसके लिए पहले 4 पास होना होगा। आइए बता रहे, देखिए यही तो बात है, बच्चे लोग डरे नहीं, जो लोग डरे नहीं वो पढ़े नहीं, आज जो लोग डरते गए लोग पढ़ते गए, और आज देखिए आगे बढ़ते गए। तो डरना जरूरी होता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग देखो, आप लोग में कुछ बच्चे डर से 4 महीना से पढ़ाई करें कि नहीं एग्जाम होगा तो कैसे होगा, अपना पढ़ाई करें। कुछ बच्चे अब डरे हैं तो अब पढ़ रहे। देखिए डर जरूरी होता बाबू। क्वेश्चन नंबर, कुछ बच्चे डर नहीं रहे, उनका लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर, बात नहीं, इसमें से कौन सा सही नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद द इशू दैट रिजल्ट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। बोला मालिक और कंट्रोल अलग होता है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना पड़ता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टॉप मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ओनली मेजॉरिटी शेयर होल्डर। बोला कौन सा नॉट लाइकली टू बी ट्रू, बोला कौन सा सही नहीं है? तो ऊपर से पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए आया है क्योंकि मालिक, देखो कंपनी में ओनरशिप और कंट्रोल अलग होता है। आपको मैंने एक बार एक वर्ड भी यूज किया था कि प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। तो कंपनी में मालिक कौन है? मालिक है शेयर होल्डर, चलाता कौन है? डायरेक्टर। तो इस कारण से कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक रूल सिस्टम बनाना पड़ता है। तो ये सही है। कौन सा गलत है? बोला कौन सही नहीं है? सही, विच इज नॉट लाइकली टू बी ट्रू। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, नॉट लाइकली टू बी ट्रू। उसके बाद दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टॉप मैनेजर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ओनली मेजॉरिटी शेयर होल्डर। ओनली, सिर्फ जो लोग ज्यादा पैसा लगाया वो लोग को ही प्रोटेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। फिर आगे पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन लॉ, प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड रूल। सही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टॉप डाउन अप्रोच, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? बी वाला। अच्छा देखिए, आप जब पढ़ेंगे ना तो कौन सा सही नहीं है, तो उसके लिए बाकी 3 सही है, तो जो सही है उसको भी रीडिंग मान लीजिएगा एक बार जब घर में पढ़ने बैठिएगा तो। ऑप्शन नंबर बाबू बी वाला। क्वेश्चन समझाए बाबू फिर से, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी को चलाते हैं हम लोग, कंपनी को चलाने के लिए अपना एक सिस्टम होता है, रूल होता है, पैटर्न होता है। ये वाला बात किस चीज के लिए, कौन सा पॉइंट में सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है बाबू। तो पहला पॉइंट समझिए क्या है। पहला पॉइंट है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए आया है क्योंकि ओनरशिप किसी और के हाथ में होता है और कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। कंट्रोल होता है डायरेक्टर के हाथ में और ओनरशिप होता है आपका शेयर होल्डर के हाथ में। कंट्रोल होता है डायरेक्टर के हाथ में और ओनरशिप किसके हाथ में होता है? वो शेयर होल्डर के हाथ में। और तो इस कारण से होता है। दूसरा बोला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में सोचेगा। मेजॉरिटी मतलब जो लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो लोग के बारे में ही आप ध्यान देते हो, तो ये गलत है। तो पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है वो बताइए, ठीक है बाबू। उसके बाद आइए, कल्चरल रिलेटिविज्म रिफर्स टू, कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है? ऑल मोरल एंड एथिकल सिस्टम आर इक्वली वैलिड, एक्टिविटीज शुड बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ वंस ओन कल्चर।
हर चीज़ का अपना अपना एक वैल्यू होता है, लेकिन हर चीज़ को लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से डिफाइन करते हैं। कल्चर जो होता है ना, वो कल्चर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मतलब इट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है बोलिए तो, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये लाइन अपने आप में एब्सोल्यूट है। क्यों? ये अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी जगह पे दुनिया के हर एक आदमी आता है, सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। तो सूरज का पूरब में उगना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इज द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। बट रिलेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? धर्म, कल्चर। कोई चीज आपके कल्चर में अलग लिखा हुआ, हमारे कल्चर में अलग लिखा हुआ। तो कल्चर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसका मीनिंग हर लोगों के हिसाब से, हर कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग माना गया है। तो आंसर होगा क्या बाबू बताइए? ए वाला। और लास्ट आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप अरेंज करेंगे पिरामिड की तरह, द ऑर्डर ऑफ पिरामिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अरेंज करेंगे तो क्या होगा? पढ़ाई थे, था पेपर सब किया होगा। बी वाला, पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लॉ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एथिक्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है भैया? फिलैंथ्रोपिक मतलब डोनेशन, चैरिटी।